Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here we will discuss about the coagulopathy, okay, which is most important blood disorder as similar our hemophilia, okay. तो अल्टीमेटली जो कोगुलोपैथी है वो कंजेनाइटल भी हो सकता है, वो एक्वायर्ड भी हो सकता है, ओके. तो उसको स्टार्ट करने से पहले लेट्स लर्न समथिंग अ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी, ओके, विच इज़ नीडेड टू नो पर्टिकुलर कोगुलोपैथी इन बेटर टर्म, ओके. तो अल्टीमेटली दैट इन्वॉल्व अ bleeding time, clotting time, prothrombin time, activated partial thromboplastine time, okay, that is given as a abbreviation, that is nothing but APTT, okay. तो जो हमारा ब्लीडिंग टाइम होता है वो टाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, ओके, यानी कि द टाइम पीरियड और द टाइम रिक्वायर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लीडिंग टाइम, ओके. तो जो प्लेटलेट प्लग क्या है, अल्टीमेटली इसको मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में बताया है, ओके. मैकेनिज्म मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि हीमोस्टैसिस कैसे मेंटेन होता है हमारे ब्लड में. यानी कि अगर सपोज कोई ब्लड वेसल्स को अगर कभी ट्रॉमा लगता है या फिर कोई इंजरी लगती है तो ब्लड वेसल्स दे गेट रप्चर्ड. तो रप्चर होने के बाद एक बहुत सारे क्वांटिटी में फ्लूइड लॉस होता है, ओके. तो वो फ्लूइड अल्टीमेटली प्रिवेंट करने के लिए या फिर जो लॉस है उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे बॉडी की मैकेनिज्म रहती है कि वहाँ पे वो फ्लूइड लॉस ना हो, ओके. वो अलग अलग मैकेनिज्म से क्या करते हैं, वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, प्लेटेड प्लग होता है, ओके, कोगुलेशन ऑफ ब्लड होता है. तो अल्टीमेटली बाय डिफरेंट मैकेनिज्म हमारे बॉडी की मैकेनिज्म के थ्रू क्या होता है, जो लॉस हो रहा है वो मेंटेन रहता है, ओके, यानी कि वो लॉस नहीं होता है, प्रिवेंट रहता है. तो प्लेटेड प्लग उसमें से ही एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म आता है जिसमें मैंने आपको बताया कि जब वेसल्स रप्चर हो जाती है, रप्चर होने के बाद एंडोथेलियम डैमेज हो जाते हैं. एंडोथेलियम डैमेज होने के बाद जो कोलेजन जो फाइबर रहता है बीनीथ जो एंडोथेलियम जो था वो एक्सपोज हो जाता है. एक्सपोज होने के बाद प्लेटलेट का एडहेरेंस होता है, ओके. प्लेटलेट दे गेट एडहेर ओवर द कोलेजन फाइबर, ओके. और अल्टीमेटली इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट का प्लग बोलते हैं, ओके. वहाँ पे एक प्लेटलेट नहीं आता है, मोर एंड मोर प्लेटलेट प्लग आता है. प्लेटलेट सीक्रेट्स प्लेटलेट एक्टिवेटर, ओके, विच एक्टिवेट्स मोर एंड मोर प्लेटलेट्स ओवर द साइट ऑफ इंजरी, ओके. तो अल्टीमेटली वहाँ पे प्लेटलेट प्लग फॉर्म होता है ड्यू टू मोर एंड मोर प्लेटलेट की वजह से, ओके. और जब ये फॉर्म होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग टाइम बोलते हैं. और आफ्टर काइंड ऑफ इंजरी देर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 मिनट या फिर 1 से 3 मिनट के बीच में इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही क्या होता है, वो प्लेटलेट प्लग तैयार हो जाता है, ओके, दैट इज़ रेडी बिकम. तो दैट इज़ कॉल्ड द ब्लीडिंग टाइम. क्लॉटिंग टाइम अल्टीमेटली जहाँ पे फाइब्रिन जब बनता है, यानी कि प्रॉपर जब कोगुलेशन ऑफ ब्लड होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग टाइम बोलते हैं, ओके. विच इन्वॉल्व है इंट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवे बोथ, ओके. इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, इंट्रिंसिक पाथवे में अल्टीमेटली क्या होता है, जो फैक्टर्स रहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहते हैं, वो एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्जन इनका होते रहता है. और बाद में कॉमन पाथवे में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्म होता है, ओके. और अल्टीमेटली उसके बाद क्या होता है, फाइब्रिन पॉलीमर फॉर्म होता है, ओके. इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग टाइम बोलते हैं, ओके. द टोटल मैकेनिज्म बाय विच द इंट्रिंसिक पाथवे, ओके, और द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवे, दैट इज नथिंग बट द आवर क्लॉटिंग टाइम. प्रोथ्रोम्बिन टाइम में जो टाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, ओके, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ओके, विच इन्वॉल्व एक्सटेंसिव एंड कॉमन पाथवे, ओके. एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, दैट इज द टाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन मोनोमर, ओके. यहाँ पे फाइब्रिन पॉलीमर फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइब्रिन मोनोमर फॉर्म हो रहा है, ओके. तो एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन इज नथिंग बट द फाइब्रिन मोनोमर. तो क्लॉटिंग टाइम विल बी द मोर कंपेयर टू द एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, बिकॉज यहाँ पे फाइब्रिन मोनोमर फॉर्म होता है और यहाँ पे फाइब्रिन पॉलीमर फॉर्म हो रहा है. फाइब्रिन पॉलीमर के बाद ही फाइब्रिन की थ्रेड बनेगी, ओके. वो फाइब्रिन की थ्रेड अल्टीमेटली फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर के थ्रू क्या होता है, अल्टीमेटली स्टेबल बनता है, ओके. और दैट स्टेबल फाइब्रिन और दैट स्टेबल थ्रेड इज नाउ गेट रैप्ड और गेट उनका वहाँ पे रैपिंग होता है अराउंड द प्लेटेड प्लग, ओके. और बाद में वहाँ पे क्या होता है, क्लॉट फॉर्म होता है. तो क्लॉटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ओके, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज APTT, ओके. तो फाइब्रोलाइटिक सिस्टम आपको पता होना चाहिए. फाइब्रोलाइटिक सिस्टम मतलब क्या होता है, जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ना हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे
प्रोटीन्स मतलब ऐसे फ्लो करते रहते हैं, ओके, जिन्हें हम अलग अलग प्रोटीन्स रहते हैं, जिनमें से एक प्रोटीन हमारे साथ थ्रोम्बोमोडुलिन, ओके। थ्रोम्बोमोडुलिन एक पर्टिकुलर क्या है, एक एंटीकोगुलेंट प्रोटीन होता है, हमारे ब्लड के अंदर वो रहता है, ओके। दैट इज नथिंग बट द थ्रोम्बोमोडुलिन, ओके, जो कि हाई एफिनिटी थ्रोम्बोइन रिसेप्टर्स, ओके, दैट नथिंग बट प्रेजेंट ऑन द एंडोथीलियल, ओके, सेल मेम्ब्रेन, एंडोथीलियल सेल मेम्ब्रेन में रहता है वो, जो कि अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर रोल प्ले करता है एज ए नेचुरल एंटीकोगुलेंट के तौर पर। मैंने आपको बताया थ्रोम्बोमोडुलिन का जो फंक्शन होता है ना, वो एज ए कोफैक्टर होता है इन थ्रोम्बिन इंड्यूस एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन सी, यानी कि अल्टीमेटली जो थ्रोम्बोमोडुलिन है ना, वो क्या करता है पता है आपको, वो एज ए कोफैक्टर, थ्रोम्बोमोडुलिन अल्टीमेटली ये एंटीकोगुलेंट प्रोटीन है, ये क्या है, एंटीकोगुलेंट प्रोटीन है विच इनहिबिट्स द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ओके, एज सिमिलर विथ हिपेरिन। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है पता है आपका, इसका कोफैक्टर थ्रोम्बिन जो रहता है ना, वो थ्रोम्बिन भी अल्टीमेटली आप जानते हो कि क्या करेगा, वो क्लॉट करेगा, ओके। थ्रोम्बोमोडुलिन क्या है, ये एंटीकोगुलेंट हमारा पर्टिकुलरली क्या है, ये प्रोटीन है, और वो थ्रोम्बिन के साथ काम करता है, क्योंकि थ्रोम्बिन क्या है, ये कोगुलेटिव प्रोटीन है, ओके, यानी कि कोगुलेट वो, यानी कि ब्लड का कोगुलेशन करेगा। तो होता क्या है कि जो प्रोटीन सी होते हैं ना, थ्रोम्बोमोडुलिन क्या करता है, जो अल्टीमेटली थ्रोम्बिन के साथ वो काम करता है, लेकिन थ्रोम्बोमोडुलिन ये एंटीकोगुलेंट है। अगेन मैं रिपीट करूँगा, थ्रोम्बोमोडुलिन एक अकेला एंटीकोगुलेंट के तौर पे काम करता है, लेकिन वो थ्रोम्बिन के साथ काम करता है, एक कोफैक्टर थ्रोम्बिन इसके साथ काम करता है, जो कि अल्टीमेटली क्या करता है, प्रोटीन सी को एक्टिवेटेड प्रोटीन सी, यानी कि इनएक्टिवेटेड प्रोटीन सी को वो एक्टिवेटेड प्रोटीन सी में कौन, थ्रोम्बिन ये कन्वर्ट कर देता है, ओके। तो थ्रोम्बोमोडुलिन की वजह से थ्रोम्बिन अल्टीमेटली वो एक्टिवेट हो जाता है, या फिर स्टिमुलेट हो जाता है, या फिर उसके साथ वो काम करता है, ओके, और प्रोटीन सी से एक्टिवेटेड, इनएक्टिवेटेड प्रोटीन सी से वो एक्टिवेटेड प्रोटीन सी में कन्वर्ट हो जाता है, ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एपीसी भी बोलते हैं। और अल्टीमेटली फाइब्रोलाइटिक सिस्टम में होता है कि जितने भी जो फाइब्रिन जो बन रहा है ना, जिसके जो बनने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ नथिंग बट अ फैक्टर, वो अल्टीमेटली जो एक्टिवेटेड जो कंडीशन में है उनका इनएक्टिवेशन होता है, ओके। तो दैट इनएक्टिवेशन ऑफ द कोफैक्टर रिजल्ट फ्रॉम द दिस पर्टिकुलर एक्टिवेटेड प्रोटीन सी ओनली, ओके। तो एक्टिवेटेड प्रोटीन सी इन्वॉल्व्स और रिजल्ट इन द इनएक्टिवेशन ऑफ अ नंबर ऑफ कोफैक्टर, ओके। तो ये देखिए कोफैक्टर 8 गेट जो एक्टिवेट रहता है, दे गेट इनएक्टिवेट, ओके। फैक्टर नंबर 5 इनएक्टिवेट हो जाता है, ओके। तो इनएक्टिवेट्स द इनिबिटर ऑफ टिश्यू प्लाज्मोनोजेन एक्टिवेटर, ओके। तो अल्टीमेटली प्लाज्मोजेन क्या है, प्लाज्मिनोजेन, ये पर्टिकुलरली अगेन ये प्रोटीन है, ओके। तो इन्वॉल्व इन द डिसोल्यूशन ऑफ द फाइब्रिन ब्लड क्लॉट। तो प्लाज्मिनोजेन अल्टीमेटली ये प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है, और प्लाज्मिन अल्टीमेटली क्या है, ये इट्स इन्वॉल्व इन द डिसोल्यूशन ऑफ द फाइब्रिन ब्लड क्लॉट, ओके। तो अगर हमारे अंदर अगर ब्लड क्लॉट अगर अगर रहेगा, तो जो प्लाज्मिन रहता है ना, वो क्या करता है, उसको क्लॉट को वो मतलब वो ऐसा बोलते हैं ना, डिसॉल्व कर देता है, ओके। तो डिसोल्यूशन ऑफ द ब्लड क्लॉट दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ द फाइब्रिन ब्लड क्लॉट दैट इज रिजल्ट फ्रॉम द आवर प्लाज्मिन, ओके। तो लाइजेस द फाइब्रिन दैट इज नथिंग बट अ फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम, ओके। तो मैंने आपको ये सिस्टम क्यों बताया, क्योंकि जो कोगुलोपैथी है ना, उसमें फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम ये बहुत ही ज़्यादा रहता है, ओके। तो इसीलिए मैंने पर्टिकुलर सिस्टम को बताया आपको, बाकी इतना कोई वो नहीं। व्हाट इज़ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स 3 इफेक्ट, प्लेटलेट डिफेक्ट, क्लॉटिंग फैक्टर डिफेक्ट एंड वेसल वॉल डिफेक्ट, ओके। तो डिसऑर्डर एसोसिएटेड विथ एबनॉर्मल ब्लीडिंग ड्यू टू द प्लेटलेट डिफेक्ट, वेसल वॉल डिफेक्ट एंड क्लॉटिंग फैक्टर डिफेक्ट, दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन द ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ओके। तो डिफिनेशन ऑफ कोगुलोपैथी अगर बात करें, तो ग्रुप ऑफ मेडिकल डिसऑर्डर वेयर डीअरेंजमेंट ऑफ द हीमोस्टैसिस अकर ड्यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, यानी कि बॉडी की नेचुरल मैकेनिज्म है, बॉडी हैज़ अ नेचुरल मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द एक्स्ट्रा ब्लड लॉस बाय maintaining a various kind of process which involve the vasoconstriction which will allow the coagulation of blood। लेकिन होता क्या है कि ड्यू टू काइंड ऑफ डिफेक्ट, ओके, जो कोगुलोपैथी या फिर जो नेचुरल मैकेनिज्म है देखिए डिस्टर्ब, ओके, और उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है, ओके। तो मेडिकल डिसऑर्डर वेयर द रीअरेंजमेंट ऑफ द हीमोस्टैसिस, ओके, रीअरेंजमेंट ऑफ द, और यू कैन से
maintenance of the hemostasis get disturbed, so that particular condition is called as a coagulopathy. Okay, the deficiency or inadequate function of platelets, that is nothing but the platelet defect. प्लेटलेट में पहली बात अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा तो देर में भी चांसेस कि प्लेटलेट ही जब अगर बराबर नहीं रहेगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग ज़्यादा होगा. ओके, क्योंकि प्लेटलेट ही अल्टीमेटली विच इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट. ओके, प्लेटलेट अल्टीमेटली ब्लड क्लॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल है जब कभी इंजरी वगैरह लगती है. लेकिन जब प्लेटलेट ही अगर कम बनेगा या फिर डिफेक्टिव बनेगा तो प्लेटलेट अपना काम नहीं कर पाएगा, तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट डिफेक्ट बोलते हैं. क्लॉटिंग फैक्टर डिफेक्ट अल्टीमेटली क्या होता है कि मैंने आपको बताया फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम मैंने आपको बताया, वहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोटीन सी है दैट इनएक्टिवेट्स अ एक्टिवेटेड फैक्टर्स, एक्टिवेटेड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स. तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, क्लॉटिंग नहीं होगा. ओके, क्लॉटिंग विल नॉट हैपन. व्हाई, बिकॉज द एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर दे गेट इनएक्टिवेटेड. और एंटी अनलेस जब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का इनएक्टिवेशन नहीं होगा, ओके सॉरी एक्टिवेशन नहीं होगा, दे विल नॉट हेल्प इन द कोगुलेशन प्रोसेस. ओके, तो डेफिशिएंसी ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर और यू कैन से द क्लॉटिंग फैक्टर डिफेक्ट may result in the coagulopathy. Okay, coagulopathy अल्टीमेटली आपको क्या समझना है कि a severe amount of और यू कैन से massive loss of blood loss होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, coagulopathy बोलते हैं. ओके, तो coagulopathy involve a massive blood loss which result from the three main defect, platelet defect, clotting factor defect, और लास्ट वाला हमारा आता है excessive activity of fibrinolytic effect. ओके, और excessive activity of fibrinolytic system. Okay, so these three defect is essential to know understanding of coagulopathy. Okay, तो extent of coagulopathy ये देखिए, clotting factor defect और platelet defect. Okay, ये दो फैक्टर की वजह से क्या होता है, coagulopathy मिल नहीं होता है. और platelet defect और vascular defect. vascular defect क्यों बोला मैंने, क्योंकि एक्स्ट्रा वेसिशन होता है ना, एक्स्ट्रा वेसिशन यानी कि when the vessels leaks a kind of blood cells. अगेन रिपीट करूँगा, व्हेन द ब्लड वेसल्स लीक्स. ओके, मैं लीव नहीं बोल रहा हूँ, मैं लीक्स बोल रहा हूँ. ओके, यानी कि ब्लड वेसल्स में जब एक पर्टिकुलर होल क्रिएट हो जाते हैं, होल मतलब इतना बड़ा होल नहीं कि उंगली उसमें इंसर्ट हो जाएगा, इतना पहली बात तो फिंगर के इतना तो वो ब्लड वेसल्स रहता ही नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे ब्लड वेसल्स रहते हैं. तो जो पिन पॉइंटेड या फिर जो नीडल होते हैं, नीडल के इतना जो पॉइंटेड जो उनका शार्प जो पॉइंट जो रहता है ना, उतने क्या होते हैं, होल क्रिएट हो जाते हैं हमारे ब्लड वेसल्स में. और उस होल से क्या होते हैं, ब्लड सेल्स दे लीज आउट. ओके, दे लीक्स. इसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे परप्यूरिक डिसऑर्डर. परप्यूरिक डिसऑर्डर मतलब अलग अलग जगह से क्या होता है, ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाता है. ओके, दैट इज नथिंग बट द परप्यूरिक डिसऑर्डर. ओके, तो कोगुलोपैथी, परप्यूरिक डिसऑर्डर. तो परप्यूरिक डिसऑर्डर लिमिट्स ओनली टिल द पर्टिकुलर काइंड ऑफ एकामोसिस, पर्टिकुलर यू कैन से द परप्यूरा, और यू कैन से पर्टिकुलरली जो हम बोलते हैं ना पेटिचियल हिमोरेजेस. ओके, जहाँ पे क्या होता है कि सेल के इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है उसके अंदर अभी ब्लड आना स्टार्ट हो गया. क्यों, क्योंकि ब्लड की लीकिंग हो रही है. किसकी वजह से, ब्लड सेल्स क्या हो रहे हैं उसमें पिन पॉइंटेड ऐसे मतलब होल क्रिएट हो गए उसकी वजह से. ओके, तो प्लेटलेट डिफेक्ट और वैस्कुलर डिफेक्ट में रिजल्ट इन द परप्यूरिक डिसऑर्डर. ओके, और क्लॉटिंग फैक्टर डिफेक्ट और प्लेटलेट डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, कोगुलोपैथी ज़्यादा होता है. ओके, तो ट्रॉमा ऑल्सो इन कोगुलोपैथी, सीवियर और अबंडेंट और मैसिव ब्लड लॉस. ओके, और प्लेटलेट डिफेक्ट और क्लॉटिंग फैक्टर डिफेक्ट की वजह से भी क्या होता है, कोगुलोपैथी हो सकती है. ओके, नॉट नेसेसरी ट्रॉमा ही बाहर से लगा हो. ओके, वो अंदर के फैक्टर की वजह से भी हो सकता है. ओके, तो मैंने आपको क्या बताया, मैं जस्ट यहाँ पे एक रिव्यू करूँगा कि क्लॉटिंग फैक्टर डिफेक्ट एंड प्लेटलेट डिफेक्ट अल्टीमेटली रिजल्ट इन द कोगुलोपैथी. कोगुलोपैथी इज ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम द ट्रॉमा एज वेल, दैट इज नथिंग बट द एक्सटर्नल एजेंट. ओके, एंड वैस्कुलर डिफेक्ट एंड प्लेटलेट डिफेक्ट इज रिजल्ट इन द परप्यूरिक डिसऑर्डर. क्या है वो, ये देखिए आपको बताता हूँ मैं. तो मेडिकल कंडीशन अंडर द कोगुलोपैथी, डिसऑर्डर ड्यू टू द प्लेटलेट डिफेक्ट, डिसऑर्डर ड्यू टू द कोगुलेशन डिफेक्ट एंड ट्रॉमा इंड्यूस कोगुलोपैथी, दैट इज कॉल्ड एज अ TIC, ट्रॉमा इंड्यूस कोगुलोपैथी. ओके, जब बाहर से कभी बाहर से कभी जब ब्लंटेड शार्प और यू कैन से हार्ड ऑब्जेक्ट जब अगर किसी बॉडी पार्ट्स पे जब फॉल होता है ना, इसकी वजह से क्या होता है कि सडन देर इज सपरेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स. ओके, एंड दैट्स वाई देर इज अ लीकिंग ऑफ मतलब मच अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होते हैं. तो ये ट्रॉमा की वजह से हुआ, हम इसे समझ सकते हैं कि दैट इज ड्यू टू द ट्रॉमा. बट अगर बॉडी के अंदर नॉर्मली अगर छोटा छोटा ट्रॉमा लगा है और
अगर बहुत मैसिव लॉस अगर होता है तो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि सम अमाउंट ऑफ डिफेक्ट में प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, ओके, एंड दैट्स व्हाई दिस कंडीशन इज हैपनिंग, ओके। तो प्लेटेड डिफेक्ट, कोगुलेशन डिफेक्ट, ओके। तो ये देखिए डिसऑर्डर ड्यू टू द प्लेटेड डिफेक्ट। तो अल्टीमेटली क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, इसके बेसिस पे अगर हमने प्लेटेड डिफेक्ट को हमने क्लासीफाई किया तो प्राइमरी क्वांटिटेटिव प्लेटेड डिफेक्ट एंड सेकेंडरी क्वांटिटेटिव प्लेटेड डिफेक्ट। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर में कमी आई है, ओके, किसमें, प्लेटेड में, प्लेटेड के नंबर में कमी आई है तो उसको हम क्वांटिटेटिव बोलेंगे। और क्वालिटेटिव मतलब प्लेटेड बराबर नहीं बन रहा है, ओके, प्लेटेड की मैचुरेशन बराबर नहीं हो रही है, प्लेटेड डिफेक्टिव बन रहा है, प्लेटेड कम बन रहा है, ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी, प्लेटेड कम बनेगा यही, मतलब ये क्वांटिटेटिव में ही आएगा। लेकिन क्वालिटेटिव में क्या है, क्वालिटी प्लेटेड की अच्छी नहीं है, दैट देयर इज अ डिफेक्टिव प्लेटेड फॉर्मेशन, ओके। तो क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी से रिलेटेड इश्यूज है किसके, प्लेटेड की, ओके। तो प्राइमरी में हमारा जो प्राइमरी जो प्लेटेड डिफेक्ट है उसमें हमारा इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा है, ओके। और हमारा जो सेकेंडरी पर्टिकुलरली प्लेटेड डिफेक्ट है अल्टीमेटली वो क्या है, बोन मैरो प्रोडक्शन। जब बोन मैरो ही अल्टीमेटली कम रहेगा, ओके, क्योंकि बोन मैरो से ही क्या होते हैं, ब्लड सेल्स बनते हैं, ओके। मेगा कैरियोसाइट से एक पर्टिकुलर ब्लड सेल होता है जो कि प्लेटेड बनाता है, ओके, जो कि क्या करता है, प्लेटेड बनाता है, ओके। बोन मैरो में डिफरेंट सेल्स रहते हैं, दे फॉर्म अ डिफरेंट ब्लड सेल्स, ओके। तो अल्टीमेटली बोन मैरो अगर बराबर नहीं रहेगा, अगर बोन मैरो की डिफिशियंसी होगी, देयर इज अ चांसेस ऑफ लेस ब्लड सेल्स, ओके। तो अल्टीमेटली लो बोन मैरो प्रोडक्शन may result in the low platelet, okay, that come under in the platelet defect, okay. Increase platelet dissection, प्लेटेड का डिस्ट्रक्शन एक ही कंडीशन में होता है जब इम्यून, जो हमारी बॉडी सिस्टम की जो इम्यून है ना, वो अपने सेल्स के अगेंस्ट ही जब एंटीबॉडी फॉर्म करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटो एंटीबॉडी बोलते हैं, ओके। और वो ऑटो एंटीबॉडी फॉर्म करने के लिए स्प्लीन ज़्यादा रोल प्ले करता है, ओके। तो अभी जब इसकी ट्रीटमेंट भी आप देखोगे ना तो उसमें आपको समझ में आएगा कि जब अगर हम स्प्लेनोटॉमी अगर कर देते हैं, अगर पेशेंट जिसमें ये प्राइमरी प्लेटेड डिफेक्ट हुआ है, ओके, और उसको प्लेटेड का डिस्ट्रक्शन और प्लेटेड का कंजप्शन ये दोनों हो रहा है। प्लेटेड का कंजप्शन मतलब अगेन वही कि प्लेटेड क्या हो रहे हैं, उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो प्लेटेड का डिस्ट्रक्शन, प्लेटेड का कंजप्शन, और या फिर जिसको इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा अगर जिसको रहता है, ओके, उसको हम क्या करते हैं, उसके स्प्लीन निकाल देते हैं। क्योंकि इसका जो मेन इश्यूज़ है ना, जो मेन इसका जो कारण है ना, वो ऑटो एंटीबॉडीज़ होते हैं। और ऑटो एंटीबॉडी जो है ना, वो हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम ही प्रिपेयर करती है। ट्रीटमेंट में हम ये भी देखेंगे कि हम बहुत सारे स्टेरॉइड्स पेशेंट को देते हैं, प्रेडेंसिलॉन, ओके, बहुत सारे ऐसे एंटीबॉडीज़ हैं, हम उसको क्या करते हैं, उसको देते हैं। स्टेरॉइड क्या करते हैं, अल्टीमेटली सप्रेस करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को, और जब इम्यून सिस्टम विल सप्रेस, देयर इज अ चांसेस ऑफ द पर्टिकुलरली बाहर के इन्फेक्शन हमारे बॉडी में इन्वेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, ओके। और उसका एक बेनिफिट ये मिलता है कि जो ऑटो एंटीबॉडी रहते हैं ना, वो कम फॉर्म होते हैं, ओके। एंड दैट्स वाई वहाँ पे क्या होता है, प्लेटेड के जो डिफेक्ट है वो थोड़ा मिनिमाइज हो जाते हैं। लेकिन कब तक, ओके, हाउ वी लॉन्ग यूज़ द स्टेरॉइड्स, ओके। दैट्स वाई स्टेरॉइड्स का यूज़ डिपेंड नहीं हम रह सकते अपने बॉडी के ऊपर, वी विल नॉट डिपेंड ऑन द स्टेरॉइड्स टिल आवर डेथ, and that's why a particular kind of splenectomy is a major or most particularly used therapy in particularly this TIC, okay, then nothing ITC, immune thrombocytopenic purpura, okay। क्वालिटेटिव में कंजेनाइटल प्रॉब्लम है कि कंजेनाइटली प्लेटेड कम बनेगा, प्लेटेड की डिफेक्टिव मैकेनिज्म होगी, ओके। तो जिन्हें हम ग्लैंजमैन थ्रोम्बोस्थेनिया, ओके, बर्नार्ड सोलेरस सिंड्रोम, एंड सेकेंडरी टू ओवन विली ब्रांड डिसीज़, ओके। तो ये विली ब्रांड जो डिसीज़ है ना, ओवन विली ब्रांड डिसीज़, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड कोआगुलेशन होता है ना, उसके कोआगुलेशन के लिए अल्टीमेटली ये फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये फैक्टर ही अगर कम रहेगा हमारे ब्लड के अंदर तो कोआगुलेशन बराबर नहीं होगा, और दैट्स वाई कोआगुलेशन बराबर नहीं होता है तो ब्लड की लॉस ज़्यादा होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोआगुलोपैथी बोलते हैं, ओके। तो एक्वायर्ड में देखिए माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स। माइलो मतलब क्या होता है, बोन मैरो। तो बोन मैरो में प्रोलिफरेशन होता है, वो अदर सेल को फॉर्म करते हैं। ल्यूकेमिया जैसे कंडीशन जहाँ पे WBC बहुत बड़ा हुआ रहता है लेकिन प्लेटेड बहुत कम रहता है, ओके। तो दैट इज नथिंग बट द माइलो
पर्टिकुलरली प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, ओके, जहाँ पे अदर सेल्स ब्लड के बढ़े हुए हैं लेकिन हमारा प्लेटेड सेल नहीं बढ़ा हुआ है, ओके। यूरेमिया है, ड्रग्स लाइक एनसाइड्स, ओके, एस्पिरिन, दीज आर द डिक्रीजेज द प्लेटेड सिक्रेशन, ओके। ऑटो एंटीबॉडीज है, फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स विच हेल्प, सॉरी फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट मतलब क्या होता है कि विच ब्रेक्स द और विच डिजोल्व्स द आवर फाइब्रिन, ओके, दैट इज नथिंग बट द फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। डिसऑर्डर ऑफ कोगुलेशन डिफेक्ट कंजेनाइटल भी हो सकता है, हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया बी, ओन विलीब्रांड डिसीजेस, ओके, और जो अदर फैक्टर, ये जो मैंने हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया बी जो डिस्क्राइब किया है हीमोफीलिया के टाइप्स का, अल्टीमेटली ये क्या है, ये फैक्टर के डिफिशिएंसी की वजह से अलग अलग नाम हम देते हैं। अल्टीमेटली हीमोफीलिया मतलब क्या होता है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, ओके, ब्लड का डिसऑर्डर है जहाँ पे बहुत सारे ब्लड लॉस होते हैं, ओके, हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू बहुत सारे ब्लड लॉस होते हैं। अगर कोई अगर लेडी है या फिर अगर कोई सपोज अगर मैन है, अगर वो एक पर्टिकुलरली एक हाई एल्टीट्यूड से अगर एक पर्टिकुलर लैडर से अगर वो फॉल होता है तो देर में चांसेस कि उसके हेड पे अगर सीवियर इंजरी अगर लगती है तो जितने भी हमारे हेड के अंदर जो वेंट्रिकल्स है ना, वेंट्रिकल्स मतलब जो कैविटी है जहाँ पे आप जानते हो कि ब्रेन के अंदर ज़्यादा वेन्स वगैरह नहीं रहते हैं, वहाँ पे वेंट्रिकल्स होते हैं, कैविटी होती है जहाँ पे बहुत सारे ब्लड इकट्ठे हुए रहते हैं, ओके, तो देर में चांसेस कि ब्लड जो इकट्ठे हुए हैं वो बहुत लॉस हो सकते हैं, ओके। तो ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ शॉक मे हैपन टू दैट पर्टिकुलर कंडीशन और पेशेंट में डाई, ओके, तो ड्यू टू दिस पर्टिकुलर ब्लड डिसऑर्डर, ओके। तो अल्टीमेटली हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया भी जो हम अलग अलग जो टर्मिनोलॉजी दे रहे हैं वो ड्यू टू द कौन से उसका ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर उसका प्रॉब्लम है, ओके, उसके डिफिशिएंसी के अनुसार हम दे रहे हैं। हीमोफीलिया है, ये ए है, अल्टीमेटली वो क्लॉटिंग फैक्टर 8 अगर डिफिशिएंसी होगा या फिर उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा, ओके, तो उसको हीमोफीलिया ए बोलते हैं। हीमोफीलिया बी में क्लॉटिंग फैक्टर 9 बराबर नहीं होता है। ओन विलीब्रांड डिसीजेस में अल्टीमेटली क्लॉटिंग फैक्टर अगेन 8 प्रॉपर नहीं होता है, ओके। तो ऐसे जो भी कोगुलेशन डिफेक्ट मीन्स सिंगल फैक्टर अगर डिफिशिएंसी होगी या फिर मल्टीपल फैक्टर अगर डिफिशिएंसी होगा वो टोटली उसको हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन डिफेक्ट बोलते हैं, ओके। एक्वायर्ड में लीवर डिसीज अगर रहेगा तो ब्लड प्रोटीन्स बराबर नहीं बनते हैं, ओके, जिनमें प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन बराबर नहीं बनता है, एंड दैट्स वाई कोगुलोपैथी कंडीशन ये आती है, ओके। ब्लड का लॉस ज़्यादा होता है क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन अगर नहीं बनेगा तो फाइब्रिन नहीं बनेगा, फाइब्रिन नहीं बनेगा तो ब्लड का लॉस ज़्यादा होगा, ओके। DIC यानी डिसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी, ओके, तो ये अननोन इटियोलॉजी बताया गया है, ओके, कोगुलोपैथी का। विटामिन के डिफिशिएंसी की वजह से भी होता है, विटामिन के अल्टीमेटली हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ओके। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ड्यूरिंग द देयर इज मे चांसेस द ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन, देयर में इंटर इनटू द रेसिपिएंट के अंदर देयर में चांसेस की पर्टिकुलरली ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन में एंटरिंग, ओके। तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर देते हैं तो ड्यू टू दैट पर्टिकुलर क्या होता है कि कोगुलेशन फैक्टर अल्टीमेटली दे पर्टिकुलरली हैम्पर्ड, ओके। एंटीकोगुलेंट्स ड्रग that is nothing but the which suppresses the coagulation of blood, that is nothing but the anticoagulant drug, okay. Then we will focus on following condition like the, ये देखिए, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूरिक मैंने आपको बताया, सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आपको बताया जिसमें बहुत सारे बोन मैरो का डिप्रेशन हो रहा है, बोन मैरो कम बन रहा है, ओके। देन कोगुलेशन डिफेक्ट में मैंने आपको बताया कि हीमोफीलिया और ओन विलीब्रांड डिसीज ये हम डिस्कस करेंगे, और बोथ प्लेटेड एंड कोगुलेशन डिफेक्ट में डिसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी और हमारा क्या है ये TIC, ओके, ये हम दोनों डिस्कस करेंगे। प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो हमारा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉज बताया गया है वो इम्यून बताया गया है, ओके। तो जिसमें क्या होता है कि ज़्यादा इसमें बारे में डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बस आपको इतना याद रखना है कि एक पर्टिकुलरली क्या होता है कि इसमें प्लेटेड का डिस्ट्रक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऑटो एंटीबॉडी फॉर्म होती है। कौन फॉर्म करता है? स्प्लीन फॉर्म करता है, इम्यून सिस्टम फॉर्म करती है, ओके। दिस इम्यून सिस्टम फॉर्म्स बॉडी इम्यून सिस्टम एंड स्प्लीन फॉर्म्स ऑटो एंटीबॉडीज़, एंड जो ऑटो एंटीबॉडीज़ है ना, अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, जो प्लेटेड के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन है ना, वो जो ऑटो एंटीबॉडीज़ है IgG जो है ना, वो ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर क्या करता है, बाइंड करता है और अल्टीमेटली प्लेटेड का डिसइंटीग्रेशन करता है और प्लेटेड को मतलब वो डिस्ट्रॉय करता है, ओके। तो प्लेटेड इससे क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है, प्लेटेड के नंबर में कमी आती है और अल्टीमेटली कोगुलोपैथी ये चांसेस रहता है। अल्दो दिस इज़ नथिंग बट अ कंजेनाइटल प्रॉब्लम, वी कांट ट्रीट इट, बट
देयर मे चांसेस ट्रीटेबल पर्टिकुलर थेरेपी आर देयर, ओके, बाय विच वी कैन कंट्रोल दिस कॉज, बट वी कान ट्रीट, क्योंकि जो कंजेनाइटल होते हैं उसे हम ट्रीट नहीं करते, वी कैन कंट्रोल इट, ओके, नॉट ट्रीट। तो मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन यंग अडल्ट में देखने को मिलता है ये प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जो कि इम्यून के जैसे होता है, इम्यून हमारी बराबर नहीं होती है, उसके जैसे क्या होता है, इम्यून हमारे क्या करते हैं, हमारे सेल के अगेंस्ट ही क्या करता है, एंटीबॉडी फॉर्म करता है और हमारे सेल को ही मारता है। बॉडी हमारी, इम्यून सिस्टम हमारी, लेकिन हमारे सिस्टम को ही मारता है, ओके, दैट इम्यून सिस्टम किलिंग आवर बॉडी सेल्स ओनली, ओके। इम्यून फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड, ओके। ये देखिए कौन कौन से आपको फाइंडिंग मिल सकते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स में चिल्ड्रंस मोर प्रेसिपिटेटेड बाय वायरल इन्फेक्शन, ओके, म्यूकोक्यूटेनियस ब्लीडिंग हो सकती है, पिटिचे, परिप्यूरा, एक्योमाइसिस, ये सभी क्या है, ब्लड स्पॉट्स हैं, ओके, बॉडी के ऊपर बहुत सारे ब्लड स्पॉट्स आपको विजिबली हो सकते हैं। एपिस्टैटिक्स मतलब क्या होता है कि नोज से ब्लीडिंग हो सकते हैं, गम ब्लीडिंग, जिंजिवाइटिस, जिंजिवाइलल ब्लीडिंग, ओके, जो दांतों के जो बोलते हैं ना मसूड़ जो रहते हैं, जिंजिवा जिसे हम बोलते हैं, तो देर में चांसेस कि वहाँ से भी हमारे ब्लड आ सकते हैं, ओके। जीआईटी ब्लीडिंग, तो ब्लीडिंग फ्रॉम इंटरनल ऑर्गन में अकर, ओके, इंटरनल ऑर्गन में भी हो सकते हैं, स्टमक में, इंटेस्टाइन में भी हो सकता है। उसकी फाइंडिंग हम किससे करेंगे, अल्टीमेटली हम स्टूल में फाइंड आउट करेंगे उसको, ओके, स्टूल के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे। रीनल में अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है तो उसको यूरिन में फाइंड आउट करेंगे, ओके, देर में चांसेस द हीमोचूरिया, ओके। लैब में क्या क्या फाइंडिंग मिलेगा, प्लेटेट काउंट बहुत कम रहेगा, ओके। क्यों कम रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, यहाँ पे ब्लड क्या हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, ब्लड का डिसोल्यूशन हो रहा है, ब्लड अल्टीमेटली क्या हो रहे हैं, उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ओके। क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑटो एंटीबॉडी की वजह से हो रहा है, ओके। दैट्स अ प्लेटेट काउंट कम रहेगा, ओके, लेस देन 10,000 रहेगा, जो कि नॉर्मली 3 लाख होने चाहिए। जो ब्लीडिंग टाइम होगा वो 30 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्लेटेट प्लग फॉर्मेशन जब तक रहता है तब तक हम ब्लीडिंग टाइम बोलते हैं, पूरे प्रोसेस के लिए हम क्लॉटिंग टाइम बोलते हैं। तो ब्लीडिंग टाइम जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मोर देन 30 मिनट भी हो सकता है, ओके, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। सीटी जो रहेगा हमारा क्लॉटिंग टाइम वो नॉर्मली रहेगा, ओके। जो टॉर्निकेट रहते हैं अल्टीमेटली सीटी क्यों नॉर्मल है, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर इस पर रिस्पॉन्सिबल होता है, और पीआई जो हमारा ये जो है ना आईटीपी में, ओके, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, इसमें प्लेटेट में प्रॉब्लम रहता है, प्लेटेट उनका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, ओके, क्लॉटिंग फैक्टर बराबर रहते हैं, इसलिए सीटी जो है वो नॉर्मल रहेगा। टॉर्निकेट टेस्ट पॉजिटिव रहता है, टॉर्निकेट टेस्ट अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, जो कि क्या डिनोट करता है कि हमारे अंदर ब्लड फ्लो कैसा है, ओके, हमारे अंदर ब्लड सेल्स कैसे, क्या मतलब ब्लड सेल्स कैसे फ्लो करते हैं, ओके। जो पीबीएफ रहेगा वो भी अल्टीमेटली क्या होगा, बराबर रहता है, ओके। तो प्लाज्मा जो हम एक फिल्म, प्लाज्मा ब्लड एक फिल्म रेडी करते हैं, ओके, उस फिल्म में हम प्लेटलेट के साइज़ को, प्लेटलेट के मॉर्फोलॉजिकली को मतलब उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो एबनॉर्मल प्लेटलेट में फाउंड ड्यू टू द कंजेनाइटल इडियोपैथिक ड्यू टू द कंजेनाइटल पर्टिकुलरली इम्यून, पर्टिकुलरली जो मैंने आपको बताया थ्रोम्बोप्लास्मिक जो परप्यूरिक जो डिसऑर्डर है, ओके। बोन मैरो में क्या होता है, वो क्या हो सकता है, मेगाकैरियोसाइट्स हो सकता है, ओके, एंड देयर प्रिकर्शन आर नॉर्मल्स। मेगाकैरियोसाइट क्या है, सेल है जो कि प्लेटलेट को बनाता है, ओके। तो ये नॉर्मल हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लैब फाइंडिंग में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पीबीएफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। सीटी विल बी नॉर्मल, क्लॉटिंग फैक्टर विल बी नॉर्मल, प्लेटलेट जो है वो बराबर बन रहा है, लेकिन उनका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा जल्दी हो रहा है, ओके। तो एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडी में भी डेमॉन्स्ट्रेटेड इन द लैब फाइंडिंग, ओके। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो वी आर प्रोवाइडिंग और वी आर गिविंग द स्टेरॉइड्स विच सप्रेस द बॉडी इम्यून सिस्टम, ओके। और अल्टीमेटली जो प्लेटलेट जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं विथ आवर बॉडी इम्यून सिस्टम, ओके, दे गेट प्रिवेंटेड। तो प्रेडिनिसोलोन जो है हमारा 1 to 2 मिलीग्राम पर kg पर डे इतना हमें देना है। हम क्या करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जो रहता है वो भी आईवी देते हैं, ओके। डायनाजोल अल्टीमेटली अगेन ये पर्टिकुलरली क्या है, सिंथेटिक स्टेरॉइड्स, ओके। तो सिंथेटिक स्टेरॉइड हमारा डायनाजोल होता है, अगेन हेल्प इन द प्रिवेंटिंग द प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रॉइंग ऑफ द प्लेटलेट, ओके। इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग देते हैं विच अल्टीमेटली सप्रेस आवर इम्यून सिस्टम। ये सभी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टू प्रिवेंट द ऑटो एंटीबॉडी फॉर्मेशन, ओके। देन स्प्लेनेक्टॉमी, स्प्लेनेक्टॉमी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो हाईएस्ट जो हमारा पर्टिकुलरली जो
डिस्ट्रक्शन करने का जो रोल प्ले करता था ना, वो अल्टीमेटली हमारा स्प्लिन करता था। ऑटो जो स्प्लिन होते हैं ना, वो हमारे ऑटो एंटीबॉडी फॉर्म करते हैं। ओके, फॉर स्टेरॉइड नॉन रेस्पॉन्डर। ओके, तो स्प्लेनेक्टॉमी क्यों करते हैं? क्योंकि स्प्लिन जो होता है ना, अल्टीमेटली वो स्प्लिन के फंक्शन को बराबर करने नहीं देता है, फॉर स्टेरॉइड नॉन रेस्पॉन्डर। ओके, इसीलिए हम क्या करते हैं, स्प्लिन को कट करके, टॉमी मतलब कट करके निकाल देते हैं। तो प्रोग्नोसिस कैसे हमें गुड मिलेगा? जब हम उसको प्रेडिनोसोल देंगे, स्टेरॉइड देंगे कंटिन्यू। ओके, और स्प्लेनेक्टॉमी करेंगे। ओके, तो दीज आर द टू प्रोग्नोसिस और सॉरी दीज आर द टू बेस्ट थेरेपी विच हेल्प इन द पर्टिकुलरली आवर कंजेनिटल प्रॉब्लम ऑफ प्लेटलेट। ओके, सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो हमारा है, उसमें इटियोलॉजी मैंने आपको बताया कि अल्टीमेटली डिक्रीज बोन मैरो प्रोडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से अप्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, सेकेंडरी मेटास्टेसिस। ओके, और इन्फेक्शन, ये सभी इन्फेक्शन ड्यू टू द बोन मैरो प्रोडक्शन, डिक्रीज बोन मैरो प्रोडक्शन की वजह से होता है। ओके, और इसमें से हमारा अल्टीमेटली कहा जाता है प्लेटलेट भी कम बन सकता है। ओके, देर में चांसेस कि बोन मैरो ही कम बना हुआ है, बोन मैरो ही के सेल ही बराबर जब कमी है, तो अल्टीमेटली देर में चांसेस कि हमारा क्या हो सकता है, वहाँ पे प्लेटलेट कम बन सकता है। ओके, इंक्रीज प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन, तो बहुत सारे ड्रग की वजह से क्या होता है, प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन होता है। ओके, हाइपर स्प्लिनिज्म, स्प्लिन की वजह से क्या होते हैं, दे गेट डिस्ट्रॉय। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन एलो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एलो इम्यून मतलब क्या होता है कि आईसीयू इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ओके, तो पोस्ट ट्रांसफ्यूजन आईसीयू इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, अल्टीमेटली जो हम ब्लड जो ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं उसमें भी प्लेटलेट कमी है। ओके, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है, प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ओके, इंक्रीज प्लेटलेट कंजप्शन, दो इन्फेक्शन में, सेप्टिसीमिया में रहता है। ओके, एक सेप्सिस में जिसे हम बोल सकते हैं, और डिसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी। दीज आर द टू कंडीशन वेयर द इंक्रीज प्लेटलेट कंजप्शन, यानी कि प्लेटलेट का अगेन यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है। ओके, क्लिनिकल एंड लाइफ फाइंडिंग अगर बात करें सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में, तो पेटेचियल परप्यूरा अगेन ब्लड स्पॉट देखने को मिलेगा, गम ब्लीडिंग, जीआईटी ब्लीडिंग हमें देखने को मिलेगा। ओके, प्लेटलेट काउंट कम रहेगा, लेकिन ब्लीडिंग टाइम जो होगा वो बढ़ा हुआ रहेगा। ओके, क्योंकि प्लेटलेट अगेन कम बने हुए, इसलिए प्लेटलेट प्लग भी कम होगा, और कम होगा मीन्स उसको बराबर होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, सीटी विल बी नॉर्मल, अगेन प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल होगा या फिर थोड़ा सा बढ़ सकता है, और जो हमारा प्लाज्मा ब्लड फिल्म है वो अल्टीमेटली एबनॉर्मल प्लेटलेट वो शो करेगा। ओके, बोन मैरो में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। ओके, ये देखिए प्रिकर्सर रेड्यूस, तो यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, वो हमारा फर्स्ट कंजेनिटल प्रॉब्लम था। अभी इसमें क्या है कि मेगा कैरोसाइट्स एंड देयर प्रिकर्सर रेड्यूस अभी कम हो गए हैं। क्यों कम हो गए? क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, बोन मैरो कम है। ओके, इसलिए क्या हो गया, कम हो गया है। इसका ये भी रीज़न है कि इन्फेक्शन भी है, इन्फेक्शन में रिजल्ट इन द बोन मैरो डिस्ट्रक्शन, तो बोन मैरो डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है कि देयर में चांसेस है सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ओके, तो दैट्स वाई मेगा कैरोसाइट्स एंड देयर प्रिकर्सर आर रेड्यूस। ओके, कहाँ पे, बोन मैरो में। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन और ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइन कॉज, दिस आर द टू मेन ट्रीटमेंट क्राइटेरिया इन द पर्टिकुलरली सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में। देन वोल विली ब्रांड डिसीज, जो अल्टीमेटली ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर बोलो या फिर प्रोटीन बोलो। ओके, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो प्लेटलेट जो कोलेजन के साथ जो एडर होता है ना, उनको एडर होने के लिए पर्टिकुलर जो एडीसी जो एक्शन जो हो रहा है ना, जो कोलेजन जो प्लेटलेट जो कोलेजन के साथ जो बाइंड कर रहा है ना, एडीसी के लिए ये प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीजेस में ये अल्टीमेटली जो जीन होता है ना, जिसकी वजह से ये फैक्टर जो सीक्रेट होता है हमारे ब्लड के अंदर या फिर बॉडी के अंदर, वो नहीं सीक्रेट होता है। कब? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीजेस में, यानी कि ये जब ये कंडीशन आती है ना ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीजेस में। ओके, ये जो कंडीशन है हमारा कंजेनिटल जो प्रॉब्लम है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, पर्टिकुलरली क्रोमोसोम नंबर 12 पे वो लोकेटेड होता है ये जीन, जिसकी वजह से ये फैक्टर रिलीज होता है। ओके, और एंडोथेलियल सेल एंड मेगा कैरोसाइट अल्टीमेटली ये सीक्रेट करते हैं हमारे VWF को, यानी कि वोन विली ब्रांड डिसीजेस को, सॉरी ओन विली ब्रांड फैक्टर्स को। ओके, और ये फैक्टर्स एक्ट एज एडेसिव प्रोटीन एंड कैरियर प्रोटीन। ओके, फॉर फैक्टर नंबर 8 एक कैरियर प्रोटीन के तौर पर वोन विली ब्रांड ये फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैरियर मतलब कैरी करने के लिए। ओके, जहाँ पे उसको नीडेड है। फैक्टर नंबर 8 अगर हैंड के पास है, और अगर मैं सपोज ट्रॉमा अगर लेग पे लगा हुआ है, तो हैंड से लेग के पास पहुँचाने के लिए
एक कैरियर प्रोटीन का होना जरूरी होता है, जो कि अल्टीमेटली ओन विली ब्रांच फैक्टर होता है। ओके, देन हाउ VWF वर्क्स, तो इतना डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया कि एडिसिव प्रोटीन क्या होता है कि जो एंडोथेलियल जो डैमेज होता है उसके ऊपर जो ये देखिए ये क्या है हमारा सब एंडोथेलियल, पर्टिकुलरली ये मतलब ये आपको बस इतना समझना है कि एंडोथेलियल के ऊपर प्लेटेट का एग्रीगेशन होता है और उस पर्टिकुलर प्लेटेट एग्रीगेशन के लिए हमारा क्या होता है BWF इंपॉर्टेंट होता है। ओके, देन वाई प्लेटेट ट्रांसफ्यूजन इज डिस्करेज इन डेंगू हेमोरेजिक फिगर। डेंगू हेमोरेजिक या फिर डेंगू में हम क्यों नहीं देते हैं? ओके, प्लेटेट ट्रांसफ्यूज़न हम क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली इससे होता है क्या कि पता है आपको, क्योंकि जो बहुत सारे जो ब्लड बॉर्न जो इन्फेक्शन होते हैं ना वो ब्लड में पहुंच सकते हैं ड्यू टू द ट्रांसफ्यूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेटलेट हैविंग ब्लड। ओके, और अल्टीमेटली ये सभी देखिए और इसका ये रीज़न ये बताया कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर में प्लेटलेट कम क्यों होता है, इसका रीज़न ये बताया गया है कि अल्टीमेटली ये देखिए ये आपको ये थोड़ा याद रखना है कि प्लेटलेट का एग्रीगेशन बढ़ जाता है। ओके, और कंजप्शन क्या होता है वो भी बढ़ जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि ब्लीडिंग कंटिन्यू होता है और जो हमारे माइक्रोथ्रोम्बिन्स हैं ओके वो भी अल्टीमेटली क्या होते हैं बढ़ते हैं। ओके, तो बस आपको इतना समझना है कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर्स में हेमोरेजिक मतलब ये होता है कि ब्लड लॉस, तो डेंगू में ब्लड लॉस होता है, यूरिन के थ्रू आता है, स्टूल के थ्रू आता है, तो उसका रीज़न यही है कि BWF अल्टीमेटली एक्टिव फॉर्म में रहता है, प्लेटेट का एडिशन होता है, प्लेटेट कंजप्शन ज़्यादा होता है। ओके, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन बॉडी में पहुंच गया है, वायरल इन्फेक्शन क्या करेगा प्लेटेट को डिस्ट्रॉय करेगा। ओके, एंड दैट्स वाई प्लेटेट कम रहता है, और प्लेटेट जब कम रहता है तो ब्लड बहुत ही ज़्यादा तरीके से लॉस होता है। ओके, क्लिनिकल एंड लैब फाइंडिंग अगर बात करें तो ब्रूजिंग हो सकता है, यानी कि बीनीथ आवर स्किन देयर में चांसेस ऑफ रप्चरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, एपिस्टाइटिस भी हो सकता है, हेमेटोमेसिस भी हो सकता है। ओके, हेमेचुरिया, मेनोरेजिया भी हो सकता है। ओके, ब्लड एक्सेसिव ब्लड लॉस इन द मेंस्ट्रुएशन। देन रेयरली डीप टिश्यू में ब्लीडिंग हो सकती है सच एज हेमाटोमा, हेमार्थ्रोसिस। ओके, देन आर ओनली सीन इन द पेशेंट विथ मार्क कंकमिनेंट फैक्टर 8 डिफिशियंसी। ओके, लैब फाइंडिंग में अगर बात करें तो ब्लड प्लेटेट काउंट विल बी नॉर्मल। ओके, प्लेटेट काउंट विल बी नॉर्मल। हाँ, प्लेटेट काउंट विल बी नॉर्मल क्योंकि जो बैंड जो मैंने आपको फैक्टर बताया ओके अल्टीमेटली वो फैक्टर में प्लेटेट काउंट विल बी नॉर्मल। जो एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन जो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो टाइमिंग है वो बढ़ा हुआ रहता है, क्लॉटिंग टाइम बढ़ा हुआ रहेगा, नॉर्मल पीटी नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम रहता है। और अल्टीमेटली जो ये सभी जो रिस्ट्रोसिटिन है ये सभी क्या है, ये हमारे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं। ओके, बस आपको इतने याद रखना है क्लिनिकल फीचर और लैब फाइंडिंग में क्या क्या यहाँ तक नॉर्मल पीटी तक क्या क्या मिलते हैं। ओके, ट्रीटमेंट क्या करना है, अल्टीमेटली माइल्ड टू मॉडरेट हेमोरेज में हमें क्या करना है, डेस्मोप्रेसिन देना है। डेस्मोप्रेसिन क्या है, अल्टीमेटली ये पर्टिकुलरली एक आप जानते हैं कि हार्मोन है जिन्हें हम एंटी डायबिटिक हार्मोन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे इसका नेसेसरी या फिर इसका रिलेवेंस यहाँ पे क्यों हुआ है, तो इसका एक इम्पॉर्टेंट यही है कि जो डेस्मोप्रेसिन होता है ना अल्टीमेटली वो जो वैन विली ब्रांच में आपको जो फैक्टर बताया ओके वो क्या करते हैं, उनका पर्टिकुलरली जो आप ऐसा बोल सकते हो उनका फंक्शन के लिए डेस्मोप्रेसिन इंपॉर्टेंट है। ओके, वो फैक्टर नंबर 8 को कैरी करता है हमारा वैन जो भी कुछ है विली ब्रांड जो भी कुछ फैक्टर है ओके वो क्या करता है फैक्टर नंबर 8 के ऐसे कैरियर के रूप में काम करता है। ओके, और डेस्मोप्रेसिन क्या करता है, वैन विली ब्रांड फैक्टर के ऊपर काम करता है। ओके, नॉट अप्लीकेबल फॉर चिल्ड्रन लेस देन 3 ईयर ऑफ ओल्ड। इंट्रानेजल स्प्रे भी हम दे सकते हैं, और प्री ऑपरेटिव प्रोफिलैक्सिस में 0.3 माइक्रोग्राम पर kg ओके इन 50 to 100 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन IV ओके ओवर 30 to 60 मिनट हमें क्या देना है, ये पर्टिकुलरली डेस्मोप्रेसिन मिला के देना है। ओके, और फॉर सीवियर हीमोरेजिस में हमें क्या करना है, फैक्टर नंबर जो 8 है उस पर्टिकुलरली कंटेनिंग ब्लड का हमें ट्रांसफ्यूजन करना है। ओके, हीमोफीलिया अल्टीमेटली एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, मेल आर अफेक्टेड मोर क्योंकि एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, क्योंकि एक एक्स अगर जिसके पास क्रोमोसोम होगा उसी में ये हीमोफीलिया यानी कि ब्लड लॉस होगा, क्योंकि 2 अगर एक्स क्रोमोसोम हो गया तो एक एक्स क्रोमोसोम विल बी डोमिनेंट, दूसरे को मतलब दूसरे को अपीयर होने नहीं देगा,
तो डोमिनेंट ऑलवेज सप्रेसेस द रिसेसिव वन, ओके, एंड दैट्स व्हाई फीमेल नॉट प्रोन टू दिस पर्टिकुलर हीमोफीलिया, ओके, बट देर में चांसेस कि मतलब इतना सीवियर जो लॉस हम कंपेयर अगर मेल की तरफ से करेंगे, फीमेल में ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि फीमेल हैज़ अ 2 सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज नथिंग बट द XX, okay, and that's why due to the having 2X chromosome that suppresses the 1X dominant, gets suppressed by a 1X dominant, okay. तो मेल में एक X क्रोमोसोम होगा, दैट्स वाई उसका एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, और दैट्स वाई मेल आर अफेक्टेड मोर और फीमेल दे आर कैरियर, ओके, फीमेल आर कैरियर बट फीमेल कैन अफेक्टेड ऑल्सो, ओके. तो टाइप देखिए, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी भी होता है. हीमोफीलिया ए फैक्टर 8 के डिफिशिएंसी की वजह से हुआ, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जिसे हम बोलते हैं, और जो हीमोफीलिया बी जो है वो अल्टीमेटली फैक्टर नंबर 9 के जो देखने को मिलता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फैक्टर नंबर 9 बोलते हैं, ओके. जैसे मैंने आपको बताया सीवियरिटी के अकॉर्डिंग, मैंने आपको बताया कि 5% से 30% नॉर्मल लेवल अल्टीमेटली ये रहता है, ओके. मॉडरेट में 1 to 5% नॉर्मल लेवल, और सीवियर में लेस देन 1% नॉर्मल लेवल हमारा क्या होता है, अल्टीमेटली ये फैक्टर रहता है, ओके. तो 5 to 30% नॉर्मल लेवल जो फैक्टर का बताया गया वो रहते हैं. मॉडरेट हीमोफीलिया में 1 to 5% नॉर्मल लेवल जो बताया गया उसका रहते हैं, ओके. और लेस देन 1% जो नॉर्मल लेवल बताया गया है उतना अमाउंट ऑफ पर्टिकुलरली ये फैक्टर रहता है, ओके. इनहेरिटेंस की अगर बात करें तो अगर फादर अगर किसी हीमोफीलिया अगर कैरिड हीमोफीलिया मदर या फिर वुमन के साथ अगर मैरी करता है तो उसके कौन कौन से सन होंगे, कौन कौन से डॉटर होंगे. तो सन ऐसे उसके मतलब 2 सन होंगे. एक सन अल्टीमेटली मतलब एक्स लिंक रिसेसिव उसको हीमोफीलिया होगा, और अल्टीमेटली एक डॉटर होगी जो कि अल्टीमेटली मतलब ये देखिए डॉटर नॉट ए कैरियर ऑफ हीमोफीलिया, और एक कैरियर डॉटर होगी, ओके. यानी कि एक कैरियर डॉटर एक मतलब ऐसा बोल सकते हो कि हीमोफीलिया लेस वाली एक डॉटर होगी, और एक सन होगा जो कि अल्टीमेटली विदाउट हीमोफीलिया होगा, और एक सन होगा अल्टीमेटली हमारा क्या होगा, उसको हीमोफीलिया रहेगा, ओके. तो अगर फादर अगर मैरी करता है किसी मतलब अगर हीमोफिलिक फादर या फिर हीमोफिलिक मैन इफ़ मैरी विद द मतलब नॉन कैरियर फीमेल, ओके, तो अल्टीमेटली इसके जो दोनों जो डॉटर्स होते हैं ना, इसके सन्स में कभी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, बट अगर जो दोनों डॉटर है ना दे विल कैरी क्रोमोसोम फॉर द हीमोफीलिया, ओके. ये देखिए फीमेल एंड सफ़र अगर बात करें तो XY और XX अगर मैं बोला तो अल्टीमेटली आप ये देख सकते हो कि सन एंड डॉटर बोथ हैव अ चांसेस ऑफ 25%. फीमेल को तो होगा नहीं, लेकिन मेल को ऐसा हम बोल सकते हैं कि हीमोफीलिया होगा, ओके. क्लिनिकल फीचर की अगर बात करें तो हीमार्थ्रोसिस यानी कि अल्टीमेटली साइनेबल फ्लूइड में ब्लड का बहुत ही लॉस होता है 70 to 80% कंडीशन में हीमोफीलिया में, ओके. हीमेटोमा फॉर्म होते हैं, ब्लड के अंदर बहुत सारे ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाते हैं, ओके. थ्रोम्बस फॉर्म हो जाता है, सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर ब्लड लॉस होता है, ओके. सुपरफिशियल ब्लीडिंग भी होती है, म्यूकोक्यूटेनियस ब्लीडिंग फ्रॉम नेजल म्यूकोसा, GIT, इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन्स, ओके. दीज आर द साइट्स वेयर द ब्लीडिंग में सीन, ओके. हेवी ब्लीडिंग आफ्टर माइनर कंट इंजरी, ओके. मैंने आपको फीचर ये बताया था कि हीमोफीलिया में यही रहता है कि माइनर कंट इंजरी से भी बहुत सारा ब्लड लॉस होता है, ओके. फीमेल में शो सिम्टम इन व्हेन कैरियर मदर क्रॉसेस विथ हीमोफिलिक फादर, ओके. तो हीमोफिलिक फादर जब अगर एक कैरियर मदर के साथ मैरी करेगा देन ओनली जो डॉटर होती है ना उनको ज़्यादा चांसेस होता है कि हीमोफीलिया होगा, ओके. अनटिल अनलेस और अदरवाइज ऐसा कोई केसेस नहीं होता, ओके. लैब फाइंडिंग की अगर बात करें तो प्लेटेड काउंट जो होता है वो नॉर्मल रहता है. BT जो होते हैं और APTT जो हमारा है एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बो पासिंग टाइम जो है वो भी बढ़ जाता है, क्लॉटिंग टाइम भी बढ़ जाता है, ओके. और प्रोथ्रोम्बिन टाइम वो नॉर्मल रहता है. फैक्टर नंबर 8 एक कम रहता है हीमोफीलिया ए में, फैक्टर नंबर 9 हीमोफीलिया बी में कम रहता है, ओके. मैनेजमेंट ऑफ हीमोफीलिया की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट जेनेटिक काउंसलिंग करना है. हम क्या करते हैं कि जो चाइल्ड उनके ओम में या फिर जो उनके फीटस उनके जो यूट्रस में जो डेवलप होगा उसको हम क्या करते हैं कोरियोनिक विलेज सैम्पलिंग करते हैं या फिर एमनियोसिंथेसिस करते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं हम सेक्स ऑफ द बेबी फाइंड आउट करते हैं. हम पहली बात तो जो सेक्स ऑफ द बेबी जो मैं बोला अभी आपको
एमनियोसेंटेसिस या फिर जो कोरियोनिक विलो सैम्पलिंग है, इससे सेक्स ऑफ द बेबी मिल जाता है। लेकिन नो वन और नो हेल्थ वर्कर विल से द सेक्स ऑफ द फीटस ओके टू एनी पेरेंट्स और टू एनी गार्जियन इन एनी फोर्स। ओके, ये पर्टिकुलरली एक हेल्थ वर्कर की या फिर एक हेल्थ सिस्टम की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें जो सेक्स ऑफ द जो बेबी है ओके उन्हें वो एक पर्टिकुलरली प्राइवेसी बना के रखना है। ओके, तो सेक्स ऑफ द बेबी अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, अगर सेक्स क्रोमोसोम अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो अल्टीमेटली वी कैन एश्योर कि इसको कौन सा काइंड ऑफ हीमोफीलिया हुआ है। ओके, एमनियोसेंटेसिस में देयर इज़ नो नीड टू गैदरिंग ऑफ एनी सेल ऑफ द फीटस। हम डायरेक्टली जब एमनियोटिक फ्लूइड जब लेते हैं ना तो उसमें ही बॉडी के कुछ सेल्स वगैरह गिरे हुए रहते हैं और वो सेल की स्टडी करके हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन से सेक्स क्रोमोसोम इसके अंदर है। ओके, तो ट्रीटमेंट फॉर द हीमोफिलिक पेशेंट फैक्टर नंबर 8 अगर और फैक्टर नंबर 9 अगर बराबर नहीं रहता है तो कौन कौन से प्रोफाइलैक्सिस हम मेजर कर सकते हैं। तो प्रोफाइलैक्सिस प्राइमरी ट्रीटमेंट। ओके, थेरेपी स्टार्टेड इन द पेशेंट एज यंग, जैसे एडोलेसेंस तक आता है थेरेपी स्टार्ट कर देना है। हमें कौन कौन सी थेरेपी देना है उसको अल्टीमेटली जो मेडिसिन वगैरह जो बताया रहेगा वो देना है उसको। ओके, यूजुअली रिक्वायर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्टर नंबर 8 3 टाइम पर वीक फिक्स एवरी 10 डे ओके इंटरवल। अदर ऑप्शन की अगर बात करें तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हम दे सकते हैं, डेस्मोप्रेसिन दे सकते हैं एंड एंटी फाइब्रिनोलाइटिक ये जो ड्रग है ये हम दे सकते हैं। ओके, एंटी फाइब्रिनोलाइटिक अल्टीमेटली जो फाइब्रिन भी जो बनेगा ना वो क्या कर देगा अल्टीमेटली, सॉरी जो फाइब्रिन जो बन रहा था उसका जो लॉस हो रहा था अभी वो क्या होगा, नहीं होगा। ओके, तो ट्रीटमेंट फॉर द फैक्टर 8 और फैक्टर 9 इनिबिटर जो मैंने आपको बताया कि एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन जो क्लॉसिंग जो कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेंट्रेटेड है और मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडी है ओके फैक्टर नंबर 9 एंड फैक्टर नंबर 10 तो उसको क्या करते हैं वो इनिबिट करते हैं। ओके, एंड अल्टीमेटली जो भी कुछ है वो आप देख सकते हो। फैक्टर नंबर 8 की मेंटेनेंस कब कैसे करेंगे तो ये देखिए, माइल्ड हीमोरेज अगर रहता है, अर्ली हीमार्थ्रोसिस यानी कि साइनेबल फ्लूइड में बहुत कम ब्लड है, एपिस्टैसिस और जिंजिवाइनल ब्लीडिंग, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है 30% फैक्टर नंबर 8 क्या करना है हमें मेंटेन करना है ब्लड के अंदर बाय ट्रांसफ्यूजन। मेजर हीमोरेज अगर रहता है कैसे फाइंड आउट करेंगे, हीमार्थ्रोसिस जो है और जो मसल हीमोटोमा है वो पेन देता है। ओके, और नेगेटिव फाइंडिंग ऑन द एग्जामिनेशन, मेंटेन ऑन फैक्टर नंबर 8 लेवल ऑफ 50% बाय ट्रांसफ्यूजन। ओके, ट्रांसफ्यूजन हमें देना है ब्लड का जिसके अंदर 50% जिसके अंदर फैक्टर नंबर 8 रहेगा। ओके, तो 50% ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमें देना है। लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग डिसऑर्डर अल्टीमेटली उसमें देखो मेजर ट्रॉमा और सर्जरी वगैरह लगता है। ओके, एडवांस और रिकरेंट हीमार्थ्रोसिस ये होते रहता है और मेंटेन करके इसको रखना है। कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें तो कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू द ट्रीटमेंट, डेवलपमेंट ऑफ द एंटीबॉडी अगेंस्ट द क्लॉटिंग फैक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ द वायरल डिसीज लाइक देखिए HBV, HCV एंड HIV। ओके, दिस आर द वायरल इन्फेक्शंस। ओके, तो दिस पर्टिकुलर इन्फेक्शन मे लीड टू द चेंजेस, कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू द हीमोरेजिया, साइनोवाइटिस, मस्कुलर एट्रोफी और मोनोन्यूरोपैथी। ओके, दिस आर द कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू द हीमोरेजिस। ओके, हीमोफीलिया ऐसा लॉन्ग डिसीजेस, हीमोफीलिया जल्दी खत्म होने वाला डिसीज़ नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग डिसीज रहता है। ओके, सर्जरी अगर बात करें हीमोफीलिया में, अगर चाइल्ड में अगर हीमोफीलिया अगर चाइल्ड को हुआ है और सर्जरी अगर करनी है तो फैक्टर नंबर 8 शुड बी ग्रेटर दैन 50% ऑफ दैन नॉर्मल प्रेडिक्टेड वैल्यू। ओके, 50% हमारा ये फैक्टर नंबर 8 रहना चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले। मेजर सर्जरी में फैक्टर नंबर 8 शुड बी मोर देन 80% ऑफ नॉर्मल प्रेडिक्टेड वैल्यू। ओके, इट शुड बी ट्रांसफ्यूज जस्ट आफ्टर सर्जरी एंड रिपीट 12 आवर आफ्टर मिनिमल इनिशियल डोज टू फास्ट रिएक्शनरी फेसेस। ओके, कैलकुलेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन की अगर बात करें तो अल्टीमेटली ये थ्रोम्बो हीमोरेजिक डिसऑर्डर है। ओके, विच अपीयर एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ severe condition, rapid consumption of platelet and clotting factor lead to the thrombosis। कंजप्शन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, प्लेटलेट का एक्यूमुलेशन हो रहा है। ओके,
प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन नहीं बोल सकते, प्लेटलेट का एक्यूमुलेशन हो रहा है। ओके, रैपिड कंजप्शन ऑफ द प्लेटलेट एंड क्लॉटिंग फैक्टर लीड टू द थ्रोम्बोसिस इन द ब्लड ड्यू टू द डिसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी में क्या क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। थ्रोम्बो हिमोरेजिक डिसऑर्डर इसको हम बोलते हैं, रैपिड कंजप्शन ऑफ द प्लेटलेट होता है और थ्रोम्बोसिस फॉर्म होती है। ओके, और क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ द प्लाज्मोनोजेन कॉजिंग फाइब्रोनोलाइसिस दैट लीड टू द ब्लीडिंग। ओके, ये भी यहाँ पे क्या होता है, एक्टिवेशन हो जाता है प्लाज्मोनिजन का इनटू द प्लाज्मिन, और अल्टीमेटली प्लाज्मिन क्या करता है, वो फाइब्रोनोलाइटिक एक्शन शो करता है। ओके, तो अगर कॉसेस की अगर बात करें तो इतने सारे कॉसेस बताया गया है। इन्फेक्शन हो सकता है, देयर इज मे चांसेस टू द ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन, मेनिंजो कोकेसीमिया। ओके, देन मलेरिया, हिस्टोप्लाज्मोसिस, देन मैलिग्नेंसी की अगर बात करें तो पैंक्रियास मैलिग्नेंसी में, प्रोस्टेट मैलिग्नेंसी में, स्टमक एंड लंग्स के प्रेगनेंसी मैलिग्नेंसी में देयर इज मे चांसेस ऑफ द DIC। ओके, दैट इज नथिंग बट द डिसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। ओके, तो रैपिड जहाँ पे कंजप्शन होता है इनसाइड द ब्लड के अंदर ही क्या हो रहा है, कोगुलेशन फॉर्म हो रहा है। नॉर्मली हमें ये कंडीशन आपको एक ही कंडीशन है जहाँ पे देखने को मिल सकता है, पर्टिकुलर कंडीशन को अभी उसको क्या बोलते हैं रियल में। ओके, दैट एट द राइट नाउ आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट वर्ड्स। ओके, तो फाइब्रोनाइसिस लीड टू द ब्लीडिंग। ओके, तो कॉसेस मैंने आपको बताया। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशन में भी अल्टीमेटली ये ब्लीडिंग हो सकता है। ओके, अब्रप्शियो प्लेसेंटा, सेप्टिक अबॉर्शन, रिटेन डेड फीटस, प्रीएक्लेम्पसिया, एमनियोटिक फ्लूइड का एम्बोलिज्म। ओके, दीज आर द कंडीशन, ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ओके, देयर मे चांसेस ऑफ द डिसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी। ओके, मैसिव टिश्यू इंजरी रहती है उस पर्टिकुलर कंडीशन में भी हो सकता है, ड्यूरिंग सर्जरी और ड्यूरिंग सीवियर बर्न। ओके, और मैसिव ट्रॉमा और क्रश इंजरी। ओके, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में भी डिसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी हो सकती है, जहाँ पे प्लेटलेट कंजप्शन ज़्यादा होता है, प्लेटलेट अंदर ही अंदर क्या करते हैं, उनका एडेनोसिस होता है, उनका क्या होता है वहाँ पे वो थ्रोम्बोसिस फॉर्म करते हैं। ओके, अदर की अगर बात करें, शॉक हो सकता है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, स्नेक बाइट हो सकता है। ओके, एक्वेट इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस ये कंडीशन भी हो सकता है। ओके, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ DIC इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन क्लिनिकल फीचर की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया कि अल्टीमेटली साइन कंसील्ड और रिवील्ड ब्लीडिंग हो सकती है। कंसील्ड मतलब छुपा हुआ और रिवील्ड मतलब जो हम देख सकते हैं। ओके, तो ऑल्सो साइन एज अ सिस्टमेटिक थ्रोम्बोसिस में बी प्रेजेंट। तो एक पर्टिकुलर कंडीशन रहती है, जो कंडक्टर रहते हैं ना, बस कंडक्टर जो खड़े होके जो अल्टीमेटली जो टिकट कट करते हैं, अल्टीमेटली उन्हें डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है। ओके, और वो उसका जो रिजल्ट है ना, अल्टीमेटली वो हमारे थ्रोम्बोसिस ही रहता है। ओके, वेन में एक थ्रोम्बोसिस बन जाता है। उस थ्रोम्बोसिस की वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली वेन नॉट एबल टू पंप द नॉर्मल ब्लड अप टू द हार्ट। ओके, देन लैब फाइंडिंग अगर बात करें तो प्लेटलेट कम रहता है, BT, CT, PT, APTT ये सभी बढ़े हुए रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने अल्टीमेटली ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ये देखिए, जनरल मेजर्स, करेक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन, एसिडोसिस, शॉक, ये सभी आपको ट्रीटमेंट करना है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडी। ओके, देन ट्रांसफ्यूजन देना है, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देना है। अगर काउंट अगर बहुत कम रहेगा तो ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉज। ओके, तो अल्टीमेटली ये सभी क्या है, किसके कॉज है, ये हमारे DIC, डिसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी, जिसको रैपिड कंजप्शन हो रहा है और क्या हो रहा है, फाइब्रोनोलाइटिक एक्शन हो रहा है। ओके, तो ड्यू टू दैट दिस टू कंडीशन इसमें होता है। अभी हमारा लास्ट टॉपिक जो है, ट्रॉमा इंड्यूस कोगुलोपैथी, कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू ट्रॉमा एंड हाइपोवोलेमिक शॉक लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडोजीनियस कोगुलोपैथी कॉल्ड एज एक्यूट ट्रॉमेटिक कोगुलोपैथी। इसका मतलब क्या हुआ, टिश्यू ट्रॉमा हुआ और बहुत सारे ब्लड लॉस हुआ, दैट रिजल्ट इन द हाइपोवोलेमिक शॉक। ओके, लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडोजीनियस कोगुलोपैथी, यानी कि बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ, लेकिन अभी वो ब्लड लॉस और भी हो सकता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में भी। ओके, तो ATC इज अ कंपोनेंट ऑफ द TIC। ओके, ट्रॉमा इंड्यूस कोगुलोपैथी। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ TIC की अगर बात करें तो ये देखिए, ट्रॉमा से अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कोगुलोपैथी हो रहा है, और क्या हो रहा है,
अल्टीमेटली कोगुलोपैथी से कोगुलोपैथी में क्या होता है, हेमरेजेस होता है, हेमरेजेस से शॉक आता है और शॉक से अल्टीमेटली क्या होता है, अगेन कोगुलोपैथी हो रहा है। ओके, तो दिस नथिंग बट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द टीआईसी। ओके, तो जैसे यहाँ पे एक बार दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा, टिश्यू इंड्यूस कोगुलोपैथी का। ओके, मैनेजमेंट की अगर बात करें तो दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ द मैनेजमेंट। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी वही करते हैं, ABCD, दैट नथिंग बट एयरवे की क्लीनिंग करते हैं। ओके, ब्रीथिंग ऑफ बाय ऑक्सीजन करते हैं, सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं। ओके, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को मेंटेन करते हैं और अल्टीमेटली और बाकी जो एग्जामिनेशन है उसको हम बराबर तरीके से करते हैं। डिफिनेटिव ट्रीटमेंट की अगर बात करने की, कंपल्सरी ट्रीटमेंट क्या क्या करना है, कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग, डिफाइनाइट सर्जरी एंड फॉर द ट्रॉमा, करेक्शन ऑफ हाइपोवोलेमिया, देन करेक्शन ऑफ एसिडोसिस, कंट्रोल ऑफ हाइपोथर्मिया, देन टिटेनस, हीमोग्लोबिन एंड हमारा ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। दीज आर द मैनेजमेंट ऑफ द our TIC, that nothing but the trauma induced coagulopathy. So that is regarding for today's class, guys. Here I have discussed the reason of a different reason for the coagulopathy. कोगुलोपैथी एक कंडीशन होती है जहाँ पे बहुत सारा ब्लड लॉस होता है, जो कि मैंने मेन रीज़न आपको बता दिया कि प्लेटेट डिफेक्ट, कोगुलेशन डिफेक्ट और अल्टीमेटली हमारा फाइब्रिन का डिफेक्ट। ओके, तो कोई भी डिफेक्ट अगर नहीं है तो ब्लड लॉस नहीं होगा, अगर डिफेक्ट है तो देर इज ए चांसेस कि ये जो अल्टीमेटली केसेस आ रहे हैं। ओके, तो इसकी जैसे क्या होता है, अल्टीमेटली कुछ वहाँ पे मैनेजमेंट हम और भी कुछ कर सकते हैं। ओके।